हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपके MPSC 009 की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम रिपीटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है उसके अंदर आपको बात करनी है ग्रोथ ऑफ क्यूबेक नेशनलिज्म की। आपको पता है कि जो क्यूबेक है वो कनाडा के अंदर वो अपनी स्वायत्तता की मांग करता है। तो क्या कारण है जो क्यूबेक में ये जो राष्ट्रवाद है ये इतना ज़्यादा पनपा और क्यूबेक में जो नेशनलिज्म है इसकी मांग बढ़ने लग गई। सो द ग्रोथ ऑफ क्यूबेक नेशनलिज्म इज रूटेड इन द प्रोविंस यूनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। जो क्यूबेक है उसकी जो हिस्टोरिकल कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसने वहाँ पर इस मूवमेंट की शुरुआत की। सो क्यूबेक राष्ट्रवाद की वृद्धि प्रांत की अनूठी संस्कृति, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान में निहित है। कई कारकों ने इस आंदोलन के उदय और विकास में क्या किया है, योगदान दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक कारणों की कि कौन कौन से ऐतिहासिक कारण हैं जिनके वजह से क्यूबेक के अंदर नेशनलिज्म फैला। So the historical context of Quebec, including its founding a French colony and subsequent British conquest in 1763. So जो क्यूबेक है वो पहले क्या था, फ्रांस का उपनिवेश था, ठीक है। फिर 1763 में ब्रिटिश विजय इसमें शामिल है, ब्रिटिशर्स ने इसको जीत लिया, जिससे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर क्या पनपने लग गए, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स पनपने लग गए। The preservation of French language and culture in a predominantly English-speaking countries has been a central theme. तो अब यहाँ पे जो मेन इनका मुद्दा है वो क्या है, इनका मेन मुद्दा ये है कि इन्हें प्रिजर्व करनी है अपनी फ्रांस की भाषा क्यूबेक के अंदर और अपने फ्रांसीसी कल्चर को, जो फ्रांसीसी लोग हैं, लेकिन अब वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बन चुकी है। तो ये इसका सेंट्रल थीम है, द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रांसीसी भाषा। फ्रांसीसी भाषा को प्रिजर्व करना ही इनका केंद्रीय विषय है। अब इनकी लैंग्वेज और कल्चर की बात करें तो ये प्रमोट और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को एंड क्यूबेकॉइस कल्चर को, ठीक है, जो कि इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने का मेन फ्यूल रहा। जो एक बिल आया था, बिल 101 इन 1977, जिसने फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया क्यूबेक की, इनका मेन माइलस्टोन है, जो चीज़ मतलब इन्होंने प्राप्त की। तो क्या चीज़ इन्होंने प्राप्त की, द बिल ऑफ 101 इन 1977। सो फ्रांसीसी भाषा और क्यूबेक संस्कृति की सुरक्षा और प्रोत्साहन ने राष्ट्रवाद को प्रबल किया है। 1977 में बिल 101 का पारित होना, जिसने फ्रांसीसी को क्यूबेक की आधिकारिक भाषा बना दिया, एक प्रमुख इसका मील का पत्थर है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की। बाकी का जो कनाडा है और जो क्यूबेक है उनके बीच में क्या है, आर्थिक असमानताएं हैं। क्यूबेक के जो नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता चाहिए। दे वांट ग्रेटर ऑटोनमी और इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चाहिए उनको, ताकि वो ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट करें और अपने क्यूबेक के अंदर जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। तो क्यूबेक और बाकी कनाडा के बीच क्या है स्टूडेंट्स, उनके बीच में है आर्थिक असमानताएं, जिसके कारण जो क्यूबेक के नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो क्या करते हैं, अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग करते हैं। देन हम बात करेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स की। अब पार्टीज हैं, जैसे कि पार्टी क्यूबेकॉइस हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग क्यूबेक नेशनलिज्म। हमने पार्टी क्यूबेकॉइस की प्रीवियस वीडियो में अभी बात की थी। तो क्यूबेकॉइस जो पार्टी है इसने प्रमोट किया क्यूबेक के अंदर नेशनलिज्म को। द रेफरेंडम ऑन क्यूबेक सोवरेनिटी इन 1980 एंड 1995 ऑल्दो अनसक्सेसफुल, ये रेफरेंडम्स लेकर आए थे क्यूबेक की सोवरेनिटी को पाने के लिए, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। सो राजनीतिक आंदोलन और दल जैसे पार्टी क्यूबेकॉइस ने क्यूबेक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 और 1995 में क्यूबेक संप्रभुता पर जनमत संग्रह हुआ, हालांकि वो असफल रहा, लेकिन जो राष्ट्रवादी कारण के लिए मतलब जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने फिर भी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, जनमत संग्रह करवाया था इन्होंने, ठीक है, 1980 और 1995 में।
अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की। द क्वाइट रेवोल्यूशन ऑफ द 1960 मार्क्ड अ पीरियड ऑफ इंटेंस सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज इन क्यूबेक। ये लोग क्या कहते हैं, जो नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारे क्यूबेक के अंदर जो कल्चर और सोशो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है वो इसे सपोर्ट नहीं करते। सो दिस पीरियड सॉ अ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैथलिक चर्च। वहाँ पे जो कैथलिक चर्च थे उनका डिक्लाइन होने लगा और जो स्टेट है वो सेक्युलर बनने लगा और क्यूबेकॉइस कल्चर और आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म होने लग गई क्यूबेक की, जिसके कारण जो लोग हैं उनमें असंतोष की भावना थी, क्योंकि वो अपने जो पुनर्जागरण हो रहा था इसको बचाना चाहते थे, अपने कल्चर को बचाना चाहते थे बेसिकली। सो 1960 के दशक की शांति क्रांति ने क्यूबेक में तीव्र सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का युग जो है वह चिन्हित किया है। इस अवधि में कैथोलिक चर्च के प्रभाव में गिरावट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय और क्यूबेक संस्कृति और पहचान का विकास देखा गया। अब हमें बात करनी है उन फैक्टर्स की जिसने कनाडा के अंदर एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट को बढ़ाया। So the anti-globalization movement in Canada emerged in response to various economic, social and political factors. ठीक है, कनाडा के अंदर जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है उसके लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। जैसे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये किस चीज़ की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे सोसाइटी के ऊपर, कनाडा की इकॉनमी पे, कल्चर पे, एनवायरनमेंट पे भी। कनाडा में वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के जवाब में उभरा। ये कारक वैश्वीकरण के कनाडाई अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताओं को दर्शाते हैं। उसके बाद क्या कहता है ये लोग क्या बात करते हैं कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन है वो क्या लेकर आता है, आर्थिक असमानता लेकर आता है। So globalization has been associated with increasing economic inequality. Many Canadians felt that free trade agreement and global economic policies disproportionately benefited large corporations. जो कैनेडियंस हैं वो क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, अमीर अमीर जो लोग आएंगे उनको ही सब कुछ मिलेगा, हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमें जॉब लॉस हो जाएगी, हमारा जो वेजेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो वैश्वीकरण की जो को बढ़ती आर्थिक असमानता से जोड़ दिया कनाडा के लोगों ने। उनका क्या मानना था कि ये जो मुक्त व्यापार समझौते तुम लोग कर रहे हो और बाहर की कंपनीज को यहाँ पे बुलाओगे वैश्वीकरण की वजह से, उससे सिर्फ धनी जो व्यक्ति हैं वो ही धनी हो जाएंगे और जो लाभ है वो असमान रूप से लोगों तक पहुँचेगा और जो श्रमिक है उनके लिए नौकरियों का नुकसान होगा, वेतन की अस्थिरता आएगी, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी जो संप्रभुता है उसका लॉस हो जाएगा, हम लोगों की जो आज़ादी है वो छिन जाएगी। द परसेप्शन दैट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट सच एज नाफ्टा अंडरमाइन कैनेडियन सोवरनिटी एंड एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज फ्यूल्ड अपोजिशन। तो यहाँ पर साइन किया गया था एक नाफ्टा। नाफ्टा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एग्रीमेंट था एक तरह का। ठीक है, नाफ्टा इज एन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जिसने क्या किया, कनाडा की जो सोवरेनिटी थी, कनाडा की जो संप्रभुता थी, अपने लिए इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ बनाने की वो छीन ली, जिसकी वजह से लोग इसको अपोज करने लगे। क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट दीज एग्रीमेंट्स गिव टू मच पावर टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। क्रिटिक्स ने क्या आर्ग्यू किया कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को ना कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गई है और एक्सटर्नल बॉडीज़ को एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और जो देश के इंटरेस्ट हैं उन्हें ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उन्हें ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी वजह से ये लोग ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को क्या करते थे, वैश्वीकरण का विरोध करते थे। आपको पता होगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसका विरोध ये लोग क्यों करेंगे, समझ गए आप? क्योंकि जब बाहर की कंपनीज आती हैं तो देश के लोग विरोध करते ही हैं। संप्रभुता का नुकसान हुआ। यह धारणा कि नाफ्टा के जैसा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समझौता है वो कनाडा की संप्रभुता और स्वतंत्र आर्थिक और सामाजिक नीति बनाने की जो क्षमता है उसे कमज़ोर कर देगा, विरोध को बढ़ावा दिया। इस वजह से आलोचकों ने क्या कहा, जो बहुराष्ट्रीय निगम आ रही हैं ये क्या करेंगी, राष्ट्रीय हित, हमारा राष्ट्रीय हित नहीं देखेंगी और सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगी। अब ग्लोबलाइजेशन को एनवायरनमेंट से लिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन होता है तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता ही होता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन,
एक्सट्रैक्शन एंड लैक्स एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से। वैश्वीकरण को बढ़ी हुई औद्योगिक गतिविधि, संसाधन निष्कर्षण और शिथिल पर्यावरणीय नियमों के कारण जो है क्या कहा गया, इससे हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा। जो कनाडा के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया और कहा कि भाई इससे क्लाइमेट चेंज होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो जाएंगे। देन हम बात करेंगे कल्चरल होमोजिनाइजेशन की। अब क्या होगा कि यहाँ जो हम लोगों की कैनेडियन आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी और सारा का सारा कल्चर जो है वो होमोजिनाइज हो जाएगा। जैसे इंडिया में हुआ, मान लो कि राजस्थान के लोग पहले अलग कल्चर फॉलो करते थे, गुजरात के अलग करते थे, अब कल्चर होमोजिनाइजेशन होने लग गया। हर कोई जीन्स टॉप पहनने लग गया, हर कोई पिज़्ज़ा खाने लग गया, सब लोग अपना सिमिलर करने लग गए। जो कल्चर के अंदर हेट्रोजीनियस जो कल्चर था वो क्या हो गया, बहुसंस्कृति जो है वह समाप्त हो गई और अब एक ही संस्कृति है जो पनप रही है। तो इसी चीज़ का डर कनाडा वासियों को भी था कि जो उनकी आइडेंटिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या करती है, एक होमोजेनाइज ग्लोबल कल्चर को प्रमोट करती है और जो लोकल ट्रेडिशंस लैंग्वेजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं, जैसा इंडिया में भी आपने देखा होगा। बहुराष्ट्रीय मीडिया निगमों द्वारा संचालित वैश्विक संस्कृति के प्रसार ने कनाडाई सांस्कृतिक पहचान के शरण में क्या बोला, चिंता बढ़ गई उनकी कि कनाडा की जो सांस्कृतिक पहचान है उसका शरण हो जाएगा। आलोचकों का तर्क था कि वैश्वीकरण ने स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं की कीमत पर एक समरूपी वैश्विक संस्कृति को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। अब हम बात करेंगे लेबर राइट्स की। जो लेबर्स की यूनियंस थी वो भी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट से जुड़ गई। उन्होंने क्या कहा कि वर्कर्स के राइट पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपनी जॉब्स खो देंगे, ठीक है, और जो वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, पुअर मिलेंगी, और लेबर लॉस का भी कोई पालन नहीं करेगा। जो लेबर लॉज बनेंगे वो ऐसे होंगे कि हमारा तो उसमें कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। जैसे आपको ही पता है कि इंडिया में भी जो है बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो लेबर लॉस को फॉलो नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अब उनमें हर कोई काम करना चाहता है, तो उन्हें कैसी भी कंडीशन मिलती है, जो लोग हैं वो उसमें जुड़ी जाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। श्रम संघ और श्रमिक समूह वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने श्रमिक अधिकारों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया और आउटसोर्सिंग जैसी प्रथाओं का विरोध किया, जिससे नौकरी का नुकसान होता है और ढीले श्रम कानून वाले जो देश हैं वो देश में खराब स्थितियाँ भी पैदा कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1982 कनाडा का। कनाडा के अंदर 1982 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया जो कि लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन है कनाडा की हिस्ट्री का, ठीक है। कनाडा में 1982 में संविधान अधिनियम एक ऐतिहासिक विधेयक है जिसने कनाडाई संविधान को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र कर दिया। कि जो कनाडा का संविधान है वह किससे स्वतंत्र हो गया, यूके से, आपके ब्रिटेन से। दिस एक्ट विच इंक्लूड्स द चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, इसके अंदर क्या क्या था, अधिकारों और स्वतंत्रताओं का एक चार्टर था। कनाडा के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था कि भाई जो कनाडा है अब वो क्या बन गया है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। सबसे पहले इसमें किस चीज़ की बात हुई थी, पैट्रिएशन की बात हुई थी। पैट्रिएशन यानी कि स्वदेश वापसी। स्वदेश वापसी का कार्य संविधान को कनाडाई नियंत्रण में लाने के संदर्भित करता है। 1982 से पहले कनाडाई संविधान में किसी भी बदलाव के लिए ब्रिटिश संसद की जो स्वीकृति है वह लेनी पड़ती थी। समझ में आया कि अगर इससे पहले कनाडा के संविधान में कुछ भी बदलाव करना है तो पहले कहाँ जाओगे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाओगे और वहाँ से अप्रूवल लेके आओगे। ये जो चीज़ है ये समाप्त हो गई। अब जो कनाडा है वो बिना ब्रिटिश के इन्वॉल्वमेंट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता था। चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम में क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1982, ठीक है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था। द चार्टर गारंटीज फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल कैनेडियंस, जितने भी कनाडा के लोग हैं उन सबको फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स दी गई, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, रिलीजन, एज वेल एज लीगल राइट्स, इक्वलिटी राइट्स एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चार्टर है इसने उन लोगों को अभिव्यक्ति, सभा, धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ कानूनी अधिकार, समानता और लोकतांत्रिक अधिकार सहित मौलिक अधिकार स्वतंत्रता की गारंटी भी दी।
समझ में आया। देन हम बात करेंगे अमेंडिंग फॉर्मूला की। अब इसने अमेंडमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया। So the Constitution Act of 1982 established an amending formula which sets out the process for making future amendment to the Constitution. This formula requires the approval of both the federal parliament and a certain number of provincial legislature, ensuring a balance between national and regional states. तो यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है कि देखो, पहले अगर संविधान में कोई भी बदलाव करना था तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके आना पड़ता था, पर 1982 के अंदर जब अमेंडिंग फॉर्मूला दिया गया तो उस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था कि दोनों के दोनों जो उसके फेडरल पार्लियामेंट के जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स और वो है और स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ नंबर की अगर उन्हें बहुमति मिल जाती है, मतलब मेजॉरिटी लेकर वो क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ बैलेंस भी होना चाहिए नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट का। सो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर बहुमत मिल जाती है तो संविधान में अमेंडमेंट हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, बहुमत होनी चाहिए बोथ ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट्स की। सो 1982 के संविधान अधिनियम ने एक संशोधन सूत्र स्थापित किया जो संविधान में भविष्य के संशोधनों को बनाने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता था कि भविष्य में संशोधन करने हैं तो कैसे करने हैं। इस सूत्र में संघीय संसद, ठीक है क्या, संघीय संसद और कुछ प्रांतीय विधायिकाओं दोनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन सुनिश्चित करती हैं। देन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1982 जो है उसने क्या करा, जो लोग इंडिजीनियस लोग थे वहाँ के बेचारे, ठीक है, उन लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। दिस रिकॉग्निशन मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड एड्रेसिंग हिस्टोरिकल, जो उन लोगों के साथ पुराने ऐतिहासिक रूप से इनजस्टिसेस होते आ रहे थे बेचारों के साथ, उन लोगों के राइट्स को भी इसने प्रोटेक्ट किया। स्वदेशी अधिकारों की मान्यता दी गई। 1982 का संविधान अधिनियम कनाडा में स्वदेशी लोगों के मौजूदा आदिवासी और संधि अधिकारों को मान्यता देता है और पुष्टि करता है। यह मान्यता ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित करने और स्वदेशी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर उसने क्या करा, भुगतान को इक्वलाइज करा। जो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर इक्वलाइजेशन पेमेंट्स विच एम टू रिड्यूस फिजिकल डिस्पैरिटीज बिटवीन द प्रोविंसेस। आपको पता है कि कनाडा में ना कई सारी प्रोविंसेस हैं, तो यहाँ पर उसने कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेकर आया जिससे पेमेंट्स को इक्वलाइज किया गया ताकि जो डिस्पैरिटीज़ हैं, पैसे वाली जो फिजिकल डिस्पैरिटीज़ है प्रोविंसेस के बीच में, उन्हें रिड्यूस किया जा सके। दीज पेमेंट्स इंश्योर दैट ऑल कैनेडियंस हैव एक्सेस टू कंपेरेबल लेवल ऑफ पब्लिक सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ ऑफ देयर प्रोविंस। कि मतलब वहाँ पे जो पब्लिक सरकार जो है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, चाहे कोई भी प्रोविंस अमीर हो चाहे वो गरीब प्रोविंस हो। तो क्या होना चाहिए, ये भुगतान क्या सुनिश्चित करता है कि सभी कनाडाई लोगों को अपने प्रांत की संपत्ति की परवाह किए बिना तुलनीय स्तर की सार्वजनिक सेवा तक पहुंच हो। सार्वजनिक सेवा सबको दी जाएगी। फिर 1982 में जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार आया। इसने जो वहाँ की जुडिशियरी है उसे पावर दी कि वो उसके संविधान को इंटरप्रेट करेगी और रिव्यू करेगी चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स को। ये जो जुडिशियल रिव्यू है इसने इंश्योर किया कि सरकार जो भी कानून बनाएगी न्यायपालिका उसका रिव्यू कर सकती है, ठीक है, उसकी समीक्षा कर सकती है कि वह जो कानून है वो संविधान के प्रिंसिपल्स के खिलाफ तो कहीं नहीं जा रहा। ऐसा कानून होना चाहिए जो संविधान के प्रिंसिपल्स के अनुरूप हो और प्रोटेक्ट हो इंडिविजुअल्स के राइट्स भी। 1982 का संविधान अधिनियम न्यायपालिका को संविधान जिसमें अधिकारों और स्वतंत्रता को चार्टर शामिल है की समीक्षा और व्याख्या करने का अधिकार देता है। यह न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है कि कानून और सरकारी कार्य संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करें और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करें। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर MPSC 009, ठीक है। अब MPSC 009 के ऑलमोस्ट हमने 6 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोग लर्न कर लेना ताकि जो आपका पेपर है वह अच्छा हो सके। एग्ज़ाम के अंदर आपके पास वैसे भी चॉइस आने वाली है, ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, या जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड। तो आपको बस पता है किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना आपके पास, उसको जो भी आप में एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत
चेंज कर देना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास अभी तक 6 क्वेश्चंस में काफ़ी कनाडा के बारे में ज़्यादा आ गई है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।